नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लैंसडॉन से भाजपा विधायक और सिद्ध बलो मंदिर के महंत दिलीप सिंह रावत इन दिनों अपनी दबंगई के कारण चर्चा में बने हुए। कुछ दिन पहले विधायक एक अधिकारी पर इतना आग बबूला हो गए कि उसे गालियां देकर मारने पीटने की धमकी देने लगे। अब विधायक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सिद्ध बली परिसर में नाच रहे एक युवक को धकियाते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक के समर्थक चिमटा लेकर युवक को मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं। दरअसल 2 दिन पहले दिलीप रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। अपने एक समर्थक का चालान कटने से विधायक इतने आग बबूला हो गए कि परिवहन विभाग में कार्यरत हरीश चंद्र सती पर हाथ तक उठा दिया। गनीमत रही कि सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन धमकी भरे अंदाज में कहा कि तेरा बुरा हाल कर दूंगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और नया विवाद महंत दिलीप सावंत के साथ जुड़ गया है। दरअसल कोटद्वार में सिद्ध बली मंदिर में इन दिनों वार्षिक अनुष्ठान चल रहा है। रविवार को एक कार्यक्रम था जिसमें युवक शर्ट उतार कर नाच रहा था, लेकिन इसी बीच महंत मंदिर परिसर में ही उस युवक को धक्का देते हैं और विधायक के समर्थक पहले युवक की पिटाई करते हैं और फिर चिमटा लेकर युवक को मारने दौड़ते हैं। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी बीजेपी संगठन इस पर शांत है। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी नियमों की दुहाई देने वाला संगठन विधायक जी के सामने लाचार नजर आ रहा है। इतना लाचार कि अभी तक विधायक जी को नोटिस तक नहीं जारी किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से ये मामला निकल कर सामने आया है, महंत जी जिस तरह से युवक को पिटवाते नजर आ रहे हैं और इस तरह के इस तरह के काम में अक्सर होता है कि पार्टी के द्वारा बयान आता है, सामने कोई कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? बिल्कुल, यही वो बीजेपी है जो अनुशासन का दम भरती है। अनुशासन की पार्टी के नाम पर ये कह सकते हैं कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ समय समय पर पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार के इस समय जो वीडियो वायरल हुए हैं, बीजेपी विधायक का जो वीडियो वायरल हुआ, एक सप्ताह के भीतर ये दूसरा वीडियो उनका वायरल हुआ है जिसमें वो अमर्यादित भाषा या अमर्यादित जो व्यवहार है वो वहां पर कर रहे हैं। उनके साथ उनके समर्थक किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर चिमटे से पीट रहे हैं, जो लोहे का चिमटा होता है उससे पीट रहे हैं। लेकिन विधायक जी उनको छुड़ाने के बजाय बल्कि उसे शांत मुद्रा में देखते हुए नजर आ रहे हैं। और उससे पहले जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी के साथ उनका जो असभ्य व्यवहार वाला जो वीडियो वायरल हुआ था, वो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि किसी भी सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं कहा जा सकता। बीजेपी की तरफ से ना तो अभी तक विधायक से कोई बातचीत यहाँ पर की गई है, ना ही उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और ना ही इन सब बाबत कोई पूछताछ यहाँ पर की गई है। जबकि बीजेपी अक्सर ये कहती है कि उनकी पार्टी अनुशासन की पार्टी है, अगर कोई भी अनुशासन की लाइन को पार करेगा तो अनुशासन का जो डंडा होगा वो चलेगा। पार्टी के जो अनुशासन तोड़ने वाले जो लोग होंगे उन्हें नोटिस का जवाब यहाँ पर देना होगा, बताना होगा कि क्या कुछ परिस्थितियां उस समय रही थी, क्या कुछ उस समय का माहौल वहां पर रहा होगा, क्यों इन हालातों में बीजेपी को काम यहाँ पर करना पड़ा। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब बीजेपी अपने विधायकों मंत्रियों के सामने एक कह सकते हैं कि पूरा जो संगठन है प्रदेश का वो यहाँ पर बोना साबित नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ना तो उन पर कोई कार्रवाई यहाँ पर अभी तक बीजेपी की तरफ से की गई है और ना ही कोई नोटिस उन्हें जारी किया गया है। जबकि बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि चिंतनीय विषय है कि जिस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के, पार्टी के जनप्रतिनिधियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक के बाद एक बीजेपी के लिए बड़ा चिंता का विषय बन रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में चुनाव पर भी बुरा प्रभाव वहां पर डाल सकते हैं। क्षेत्र की जनता आक्रोशित भी नजर आ रही है क्योंकि लैंसडॉन विधायक का जो वीडियो वायरल हुआ, दूसरा जो वीडियो वायरल हुआ जिसपे एक व्यक्ति को उनके समर्थक चिमटे से पीट रहे, वो सीधे तौर पर धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि ये कहा जाता है पहाड़ों में अक्सर जब इस तरह की जो डोलियां होती हैं, जब इस तरह का मनान लगता है तो जो जिन पर देवी अवतार आता है, जिन पर देवी चीजें होती है, वो उस समय नाचते हैं और उस समय वो अपने बस में नहीं होते बल्कि किसी देवी शक्ति के बस में होते हैं। ऐसे में अगर उसके साथ इस तरह का अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार वहां पर होता है तो सीधे तौर पर क्षेत्र की जनता उससे नाराज होती है। और ऐसे में बीजेपी को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो अभी तक बीजेपी कर नहीं पाई है, बल्कि बीजेपी के नेता सिर्फ सफाई देते हुए नजर आते हैं कि अभी उन्हें इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं है। जैसे ही कोई मामला उनके संज्ञान में आएगा तो पार्टी संगठन की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मामला रहा हो, चाहे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मामला रहा हो, या फिर अब बीजेपी विधायकों के वीडियो जो वायरल हो रहे या वो मामले रहे हो, बीजेपी की तरफ से कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी तक उनके खिलाफ नहीं की गई है। जी अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। स्टाफ नर्स आयुर्विज्ञान संस्थान सफाई के लिए नियुक्त हुई हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 48 आयुष चिकित्सा शिक्षक, जिसमें यूनानी के एक प्रधानाचार्य, एक प्रोफेसर, 2 रीडर और आयुर्वेद विभाग के एक रीडर तथा होम्योपैथ विभाग के 43 लेक्चरर, इन सबको आज नियुक्ति पत्र कुल मिलाकर के यह संख्या 2468 यानी लगभग 2500 के आसपास है। इन सबको नियुक्ति पत्र एक साथ वितरित हो रहा है। यहाँ पे जो राज्य मुख्यालय पे आ सकते थे राज्य मुख्यालय में, बाकी शेष अन्य लोगों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में माननीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम वहां पे आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के इन सभी लगभग 2500 ऊर्जावान चिकित्सकों को, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को, जो आज राजकीय सेवा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 6.5 वर्ष में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सेवाओं में जितनी प्रगति की है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 774 नई एम्बुलेंस और 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस यानी कार्डियक वैन के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, इन सब का भी आज यहां पे कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ होगा। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति के पास कितना भी धन संपदा आ जाए, कितना भी उसके पास वैभव आ जाए, लेकिन अगर उसका स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसके लिए इन सब का कोई मूल्य नहीं होता। हमारी परंपरा भी इस बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे। उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना, और आज तो ये मैं इसको महज संजोग नहीं मानता हूं, बल्कि ईश्वरीय कृपा से यह एक बहुत अच्छा वो है कि इसमें एलोपैथ के भी हैं, तो आयुष से भी जुड़े हुए लोग हैं। एक साथ 2500 ऐसी नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हो रहा है, और यह प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के उत्तरोत्तर वृद्धि और उसकी सुदृढ़ीकरण होने की दिशा में एक शुभ संकेत है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन किया है। याद करिए 2017 के पहले के प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, पहचान का संकट था। विकास की बात तो दूर थी, पहचान का संकट था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस समय पढ़ते रहे होंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर डिग्री लेने के लिए जब गए होंगे तो अपना नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे। ज्यादातर लोग अपना नाम दिल्ली या कहीं और राज्य का लिखाते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 6-6.5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है। आज कोई उत्तर प्रदेश का नाम छुपाता नहीं है, जो नहीं भी होगा वही बोलता मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कदम उठाए हैं, कुछ कार्यक्रम भी किए हैं। अब याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बन पाए थे, और अगर हम उससे पहले से देखें कि कुल मेडिकल कॉलेज 2017 तक कितने बन पाए थे, इनकी संख्या मात्र 17 थी। इस दौरान 18 मेडिकल कॉलेज तो क्रियाशील हो गए और 14 नयों का निर्माण हो रहा है, जिसको हम इस सत्र में और अगले सत्र में, जिन पर हम फिर से प्रवेश की प्रक्रिया को वहां भी प्रारंभ करने जा रहे हैं।
मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल की भी कोर्सेज प्रारंभ हो, क्वालिटी दी जाए, जिसके बारे में डिप्टी सीएम पाठक जी बता रहे थे कि मिशन निरामया के अंतर्गत एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि चिकित्सक के साथ साथ पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की अपनी भूमिका है और बैकबोन होता है इस पूरी स्वास्थ्य सेवा का। और इस देश से क्वालिटी सेवा वे दे सकें, इसके लिए एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हम इस दिशा में भी बेहतरीन प्रयास कर सकें, यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर हैं। पहली बार प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि अगर हम देखेंगे, इन सेवाओं के स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोगों ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इनका अपना एक स्वयं का विश्वविद्यालय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यहां पे एक लखनऊ में बन रहा है। और उसी हमारी जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सभी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से एफिलेटेड हैं, उससे उसने कार्य करना प्रारंभ किया, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। तो ये थे लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए 24 से 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ साथ ओले को लेकर भी आशंका जताई गई है। देहरादून के कई जिलों में कुमाऊं गढ़वाल के लिए यह अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। लगातार जिस तरह से मौसम बदल रहा है, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और ओले बर्फबारी का अलर्ट पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जारी किया है। बारिश के साथ बर्फबारी की भी जताई गई आशंका। बर्फबारी के लिए भी लोगों के बीच अलर्ट जारी। तो लगातार सर्दी के मौसम में मौसम विभाग की ओर से लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के साथ ही साथ बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारी ये भी है कि बारिश के साथ ओले पड़ने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ मौसम विभाग से निदेशक विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी विक्रम जी, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ खास रहने वाला है और किन चीजों की ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, मैं मौसम केंद्र देहरादून से ही बात कर रहा हूं, तो उत्तराखंड के लिए मैं बताऊंगा। और उत्तराखंड के लिए जहां तक मौसम अभी था, तो कल और परसों में थोड़ी बहुत एक्टिविटियां मिली है और आज तो अब करीब करीब मौसम साफ हो गया है, जैसा बोला भी गया था जी। तो कल जो है उत्तराखंड में बिल्कुल है, जो हल्की से मध्यम तक की बारिश है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल ज्यादातर जगहों में मिली है। और बर्फबारी की बात करें तो वो भी 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। आज का मौसम में देखें तो उत्तराखंड में मौसम साफ है। छुटपुट अगर एक्टिविटी की बात करें, आफ्टरनून में थोड़ी बहुत संभावना जो बनती है, तो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें हायर रीचेज में हल्की फुल्की एक्टिविटी शाम के टाइम आज हो सकती है, हालांकि संभावना उसकी कम है। जी, आने वाले 3-4 दिनों की विक्रम जी यदि बात करें तो क्या कुछ रहेगा और क्या लोगों को अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की भी जरूरत है? आगे भी देखिए मौसम तो साफ रहने वाला है। अभी अगर एक वीक तक की बात करें करीब करीब, तो दिन में तो धूप निकलेगी, लेकिन सुबह शाम तो ठंडा है। न्यूनतम तापमान अगर हम पहाड़ों में बात करें तो अभी 3 डिग्री 4 डिग्री के आसपास चल रहा है, जो 2000 मीटर या उसके आसपास देखते हैं तो काफी ठंडा है। इसी तरह अगर मैदानी क्षेत्रों में देखें तो न्यूनतम तापमान हमारा जो है करीब 10 के आसपास, 9 के आसपास तो चल रहा है, तो उस चीज को भी ठंडा ही माना जाएगा। सामान्य के आसपास ही है ये, बल्कि 1-8 डिग्री ऊपर ही है। दिन के तापमान ठीक रहेंगे, दिन में जो सामान्य के आसपास ही तापमान है, मैदानी क्षेत्रों में भी इसी तरह में पहाड़ों में बोला तो रहेंगे जी। इसके अलावा कंफर्टेबल वेदर कहूंगा मैं, ऐसा भी नहीं है, दिन में तो अच्छा है पर सुबह शाम ठंडा जरूर है जी। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में आपने मौसम आज के दिन ठीक रहने की बात की है, लेकिन आने वाले दिनों में बर्फबारी की आप बात कर रहे हैं,
पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में यदि देखा जाए तो दिसंबर महीने की शुरुआत हो गई है, लेकिन ठंड की शुरुआत उस तरह से नहीं हुई है जैसे हर बार हुआ करती थी। क्या लगता है आपको कि इस बर्फबारी के बाद मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है? देखिए, अभी तक जो बारिश की एक्टिविटी थी कम मिली है जब से मानसून की वापसी हो गई थी। तो ये जो सीजन है हमारा अक्टूबर से लेकर दिसंबर का, तो इसमें देखें तो बारिश कम थी, लेकिन अभी थोड़ी जो स्पेल्स मिल गई है तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ, जो काफी कमी उसमें थी। आप ये कह सकते हैं कि अभी तापमान ज्यादातर हमारे जो सामान्य से ऊपर की तरफ रहे हैं, उतना ठंडा आप ठीक कह रहे हैं कि नहीं हुआ था, लेकिन अब अगर देख रहे हैं तो पहाड़ों में तो करीब करीब नॉर्मल के आसपास जितने टेम्परेचर होने चाहिए वैसे ही है, बल्कि थोड़े कम साइड में ही है जी। लेकिन मैदानी क्षेत्र वहाँ थोड़े हायर साइड पे है, क्योंकि यहाँ बारिश की कमी है, कम एक्टिविटी हुई है, पहाड़ों में थोड़ी एक्टिविटी मिलती रही है। आगे अब देखेंगे तो जो मैदानी क्षेत्र हमारे हैं, चाहे यूएस नगर है या हरिद्वार है, तो सुबह के टाइम थोड़ा कोहरा आना शुरू होगा, आप देखेंगे कल से जो है तो वो चीज दिखेगी। बाकी तो बारिश की एक्टिविटी है नहीं है। स्नोफॉल आज जैसे मैंने बोला कि अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में छोटे छोटे एक्टिविटी। जी, विक्रम सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन पा रहे थे मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह को मौसम को लेकर जानकारी दे रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में होगा, जिसको लेकर जोरों पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। पीएम का दौरा प्रस्तावित हो चुका है, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। जाम की स्थिति ना बने, इसको लेकर भी पुलिस ने प्लान तैयार किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों टीमों ने मिलकर अतिक्रमण अभियान चलाया हुआ है। देखिए, समिट को लेकर पूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन कर रहा है और काफी सारी आपने देखा होगा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, और खासकर जो टेम्परेरी जो अतिक्रमण है, खासकर रूट में या कहीं पर भी ऐसे होंगे, उसको हटाया भी जाएगा। और साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ आपने देखा होगा जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस भी इसमें और जो भी विभाग है सभी लोग इसमें दिन रात लगे हुए हैं, और इस तरह का स्थायी अतिक्रमण जो भी कहीं रूट पर होगा उसको भी हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सर, बाहरी राज्यों से 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड के देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित होने जा रही है, और जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर नज़र आ रही है। आप मेरे सामने जो ये भवन देखेंगे, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को पहुँचेंगे, और जो इनॉग्रेशन है वो उसकी सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं अगर देश भर की बात की जाए तो कई उद्योगपति यहाँ पर पहुँचेंगे, और जो उत्तराखंड है वहाँ पर निवेश करने की जो प्लानिंग की गई है, जितने MOU साइन किए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा, तो वो निवेश को उतारने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट रखी गई है। विश्व भर के निवेशकर्ता यहाँ पहुँचेंगे 8 दिसंबर को, और 9 दिसंबर तक ये जो पूरा कार्यक्रम है वो चलेगा। और आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पे चल रही है। जो वर्कर्स है करीब 10 से 15 दिन पहले ही यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर जो कार्य है कर रहे हैं। FRI की बात की जाए तो देहरादून का कहा जाता है हार्ट इसे बोला जाता है। तो ऐसे में पूरे उत्तराखंड को प्रेजेंट करने के लिए FRI में ही जो ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और 8 और 9 दिसंबर को जो देश के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और पूरे इन्वेस्टमेंट समिट को एक अध्यक्षता के रूप में वो जो प्रदेश की जनता है, साथ साथ जो निवेश करता है उनसे वार्ता करेंगे। वहीं अगर 9 दिसंबर की बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसमें शामिल हो सकती है। वहीं अगर आप पीछे का जो भवन है वो देख सकते हैं, उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी भवन में जो निवेश करता है और साथ साथ जो प्रदेश की जनता है उनसे वार्ता करेंगे, और साथ साथ जो प्रदेश के जितने भी बड़े कहा जा सकता है नेता हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जितने भी बड़े नेता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से इन्वेस्टर समिट 8 और 9 दिसंबर को होना है, तैयारियां लगातार जारी हैं, क्या कुछ खास अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से जो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में मुख्य प्रोग्राम यहाँ पर होगा। इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य सरकार की तरफ से इस इन्वेस्टर समिट के लिए यहाँ पर रखा गया था। अभी तक 2 लाख
10,000 करोड़ के MOU साइन यहाँ पर हो चुके हैं। राज्य सरकार को उम्मीद है कि मुख्य कार्यक्रम से पहले उस लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त कर लिया जाएगा जो लक्ष्य इस इन्वेस्टर समिट के लिए तय किया गया था। इसके अलावा जो सबसे आकर्षक जो बात है, जो इस समय सबसे रोज चर्चा का विषय यहाँ पर बना है, यही है कि राज्य सरकार की तरफ से 50 करोड़ के जो MOU और पूर्व जो साइन किए गए थे उनको धरातल पर उतारने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। उसके लिए अधिकारियों की टीम यहाँ पर तैनात कर दी गई है। वो लगातार उस विषय पर यहाँ पर मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन्वेस्टर्स समिट से पहले इस निवेश को धरातल पर उतारा जाए, ताकि जब राज्य सरकार का मुख्य प्रोग्राम यहाँ पर हो इन्वेस्टर समिट का, तो निवेशकों को बताया जा सके कि राज्य सरकार किस रफ्तार से यहाँ पर काम करती है और राज्य में निवेश की जो अपार संभावना है उस पर किस प्रकार से आगे बढ़ने का काम किया जा सकता है। राज्य सरकार की कोशिश यही है कि इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश ज्यादा से ज्यादा निवेशक यहाँ पर आए, उत्तराखंड राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और उस निवेश का लाभ उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड के जो युवा हैं रोजगार के रूप में उनको मिल सके। ये कोशिश राज्य सरकार की तरफ लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।